अगला बनता है 1956 में। इसमें बनाया गया हिंदू कोड बिल। हाँ, ये बना हिंदू कोड बिल। अब हिंदू कोड बिल क्या है सर? सर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कैसे कर सकते हैं? देखो बता रहा हूँ, समझ लो। देखो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में गए, अपने जीवन साथी जिसको आप जीवन संगनी बनाना चाह रहे हो उसके साथ में कोर्ट में गए और ना खड़ा होकर मेरी शादी करने में आपकी शादी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करो। हिंदू मैरिज एक्ट में थोड़ा कम समय लगता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। हाँ, तो ये किस में करनी है? स्पेशल मैरिज एक्ट में। अच्छा ठीक है, चलो करनी है, सही है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप जाओगे, आपके आईडी प्रूफ विद फोटोग्राफ और रेसिडेंशियल प्रूफ उसमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चीज़ें आपकी आईडी आपकी फोटोग्राफ तो अलग होंगी, रेसिडेंशियल प्रूफ जो है आपका वो कॉमन हो सकता है। लेकिन जब आप कॉमन दोगे रेसिडेंशियल प्रूफ, मान लो आप लिव इन में पहले रह रहे हो, आपने कहा भाई मेरा तो ये एड्रेस है, अगर आपका खुद का नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट्स में दे दोगे कि हाँ भाई हम इस जगह पर रहते हैं। ठीक है, वो एक क्वेश्चन उठा सकता है, कोई बदतमीज हुआ तो उठा ही लेते हैं क्वेश्चन कि शादी से पहले अलग रह रहे वैसे नहीं चलेगा, तो उसके कंटाप पर 2 मारना खींच करके, मतलब तुझे एड्रेस से मतलब है और किसी बात से मतलब नहीं, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। नहीं, जज की बात नहीं हो रही, पहले जज तक नहीं पहुँच रहे पहले। हाँ ठीक है, जिसके पास आप पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कर रजिस्ट्रार, उसकी बात करो तो उस पर आप करा लेते हो। ठीक है, तो दोनों के लगते हैं उस केस में। ठीक, दोनों के जब डॉक्यूमेंट आप दे दोगे, उस डॉक्यूमेंट को देने के बाद आपको एक डेट मिलती है। अब वो डेट कभी कभी आप पे छोड़ दी जाती है कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे मुहूर्त पे शादी करना चाहते हो तो वो बता देंगे भाई, मान लो उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपके हम शादी की डेट दे सकते हैं। उससे पहले बहुत सारी शादी की डेट आ चुकी है, इसमें हम जगह नहीं बची है। मान लो उन्होंने बोला कि भाई 1-1.5 महीने के बाद कि आप डेट सोच के बता दो, और आपको लगता है कि नहीं मैं तो पंडित से निकलवाऊंगा डेट अब भी, कोर्ट की भी, तो आप निकलवा लो, कोई मर्जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप खुद चूज़ कर लो या फिर वो आपको दे दे। मान लो आपको लगा कि भाई 9 जनवरी की तारीख बड़ी शुभ है, मैं उसी में शादी करूँगा तो मेरे सारे नक्षत्र सही रहेंगे। ठीक है, और आपने बोल दिया भाई 9 जनवरी को शादी करनी है, वो देखेंगे भाई 9 जनवरी डेट खाली है, उसमें इतना समय है कि हम आपकी शादी करवा सकते हैं। ठीक है, तो 9 जनवरी की वो आपको तारीख दे देंगे और समय बता देंगे कि इस तारीख पे इतने बजे आप आ जाना, आपकी शादी हो जाएगी। अब आपके पेपर फाइल लग गए हैं, आपको मिल गया आपकी डेट। अब आप सीधे 9 जनवरी को जाओ, उससे पहले नहीं जाओगे आप, 9 जनवरी को जाओगे तैयारी करके, और जो आपका तरीका है, आप चाहते हो अपनी बीवी को अगर मंगलसूत्र पहनाना या माला डालना उसके गले में या सिंदूर लगाना, तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप वहाँ जाओ, रजिस्ट्रार वहाँ पे होगा, और साथ में आप 2 गवाह, अगर आप दिल्ली में शादी करते हो या फिर जिस भी स्टेट में आप शादी करते हो, उस स्टेट का 1 गवाह आपको चाहिए, और अदर स्टेट के कहीं के भी 2 गवाह आपके पास होने चाहिए। आप उन 3 इंसानों को लेके जाओगे और वहाँ जा करके आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओगे और बताओगे हाँ भाई हमें डेट की अपॉइंटमेंट मिली हुई है। कभी कभी ये हो सकता है कि जो आपका समय है दिया हुआ, आप उस पर नहीं पहुँच पाए, तो उस पूरे दिन में आप शादी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खत्म हो तो आप शादी नहीं कर पाओगे, शादी कर सकते हो। ठीक है, बस रजिस्ट्रार आपकी शादी करने के लिए तैयार हो, वरना आपको फिर एक और डेट मिलनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स क्या है सर? कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है लड़के लड़के वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सरकार ये बस ये कहते हैं कि आप अलग अलग धर्मों में शादी कर रहे हो, आप आओ साइन करो, और साइन करने के बाद में सरकार आपकी ऑन फोटो खींच लेगी। ठीक है, आपको खड़ा कर दे कैमरे सामने, फोटो खींची जाएगी। जो आपके गवाह आएंगे उन सबके भी फोटो आईडी प्रूफ लगेगा उसमें कि वो भी लगाएं। ठीक है, और उन सबकी फ़ोटो खींची जाएगी कैमरों में कि ये सब आए थे जिन्होंने शादी करवाई है, और आपका एक डेट दी जाएगी, या फिर अब तो ऑनलाइन आ जाता है, आपकी मैरिज सबको वहाँ रजिस्टर्ड होती है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उस पर आपकी फ़ोटो होगी और आपके ईमेल पे वो भेज देंगे, या फिर आपके घर पे उसे भेज देंगे, वरना आप जा करके कोर्ट से या एचडीएम ऑफिस से भी कलेक्ट उसे कर सकते हो। ठीक है, आपकी शादी हो गई, आपने वहाँ साइन किए, गवाह को साइन में आपकी शादी समझो वहीं हो गई। सर्टिफिकेट बनने में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास में। ये है। सर हिंदू वाले में भी तो सेम प्रोसीजर ही होगा? हिंदू वाले में सेम प्रोसीजर है, बस जहाँ उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट लिखा गया है उसको हिंदू मैरिज एक्ट कर दिया गया है। प्रोसीजर सेम टाइप का है, हल्का सा कानून में बदलाव है, नाम में बदलाव है
कि वहाँ पर अब जो शादी होगी हिंदू, अब वहाँ पे हिंदू का मतलब देखो ये है कि मान लो कोई हिंदू और बुद्धिस्ट शादी कर रहा है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट में आएगा, क्योंकि ये ऐसा माना गया है कि ये बुद्ध धर्म, जैन धर्म या पंजाबी सिख कम्युनिटी, ये सब हिंदू की एक शाखाएं हैं, ऐसा माना गया कानून में। तो ऐसा नहीं कि वो बुद्धिस्ट चाहे और जो हिंदू चाहे तो वो स्पेशल मैरिज में करे, नहीं, मुस्लिम कोई है, ठीक है, या बुद्धिस्ट कोई है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम शादी करे तब वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आए, क्योंकि मुस्लिम का अलग से पर्सनल लॉ बना हुआ है उसमें। हिंदू और मुस्लिम करें, हिंदू और मुस्लिम करे तो स्पेशल मैरिज एक्ट, और अगर मान लो बुद्धिस्ट मुस्लिम तो भी स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम है ही वहाँ पे स्पेशल मैरिज है ही, क्योंकि वहाँ पर उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर कोई और कम्युनिटी करता है, मान लो कोई बुद्ध और जैन वाले करते हैं, बुद्धिस्ट और जैन कर रहे हैं, तो वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आराम से शादी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और सर एक चीज़ हो पूछो कि अगर कोई, जैसे ये तो हमारे हो गए जो इंडिया में जो धर्मों की बात हो रही, तो अगर कोई बाहर से हो, तू तो जाती है एडवांस है। नहीं सर पता होना चाहिए ना। हाँ, तो अगर कोई फॉरेन से आया हो यहाँ पर आने के बाद तो भी आप, क्योंकि उसका धर्म वहाँ चल रहा है, वो अलग धर्म की है, तो भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही करोगे। हाँ, इसका नंबर हम सब चेक करें तो खोजो इसको, ये लड़का बिदका हुआ है, ठीक है। हाँ, या कोई पहले से किसी को जानता है तू? इतनी चिंता तो, हाँ, आजकल लोगों को एनआरसी की ज़्यादा चिंता हो रही है, इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। तो चिंता कुछ तेरी अलग ही है कि इस वाली शादी कैसे होगी, वाली शादी कैसे होगी। तू कर रहा है किसी की भगवा कर रहा है? सर पढ़ रहा हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा, नहीं, अगर तू करना चाहे तो बाकी सब गवाही देने को तैयार है भाई। गवाही दे दोगे? गवाही नहीं दोगे? तेरे साथ नहीं है ये लोग, ये मैं तेरे साथ हूँ। तो जब बोले मैं बहुत गवाह बुला लेंगे, तो जब बोले हम तेरी शादी करवा देंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है। न दे सकते हैं, इंसान तो हम भी हैं। ना, ये तो समाज सेवा है। तो वैसे ना, फिर वो जिम्मेदारी इसकी है। हम ना, गवाह का मतलब ये है कि आप इनको जानते हो, बस इतना है गवाह का मतलब। एक बार बता, मान लो समाज की शादी होती है, ठीक है, लोग वहाँ बैठ के शादी कर रहा और दही के चक्कर में बहू जला दी, तो जितने बराती आए थे या जितने लड़के आए थे सबको अरेस्ट थोड़ी कर लेंगे। ना, बिचौलिया नहीं पड़ा था। बिचौलिया कह रहे हो मैंने तो आपको मिलवाया था। ना, बिचौलिया क्या है? बिचौलिया मतलब मैंने तो आपको मिलवाया था, बाकी आपकी चले न चले वो आपकी सिदर्दी है, ठीक है। क्या हुआ? कितनी देर का टॉपिक है? अभी है आधा घंटा और लगेगा कम से कम। अभी तो बहुत लंबा टॉपिक है, 5-6 घंटे टॉपिक है। क्या हुआ? जल्दी फिनिश कर सकते हो? वो प्लानिंग उनकी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो आए हैं गुड़गांव से। अच्छा, इंग्लिश अच्छी है, यूपीएससी में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जनरल टिप्स वगैरह 15-20 मिनट में आते, ठीक है। तो 1956 में यहाँ पर बन गया आपका मुस्लिम, क्या बोला था मैंने? हाँ, हिंदू कोड बिल बना, ठीक है। ये जो हिंदू कोड बिल बना, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा था उसके लिए बना, और यही वो बिल है जिसके ऊपर सारी बात हुई थी। बिल का मतलब क्या है? अभी तक ये ड्राफ्टिंग फॉर्म में है। कोई पहले बिल आता है, जब वो पास हो जाता है पार्लियामेंट के प्रोसीजर तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये कानून नहीं है, ये बिल है। इसके बाद अगली जो बात हुई थी वो हुई थी 1986 में जाकर के। इस एरिया को भी हम देखेंगे। 1986 में क्या हुआ? जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट है, हिंदू कोड बिल इसलिए बना कि जो ये वाली समस्या थी, मान लो कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अब 2 धर्मों के लोग शादी तो कर सकते हैं, ठीक, लेकिन जो तलाक का प्रोसीजर था वो तो अलग अलग था ना, कि हिंदू तलाक देगा तो कोर्ट में जाकर देगा, ठीक है। जो मुस्लिम तलाक देगा वो ट्रिपल तलाक करके कर देगा। तो उसके लिए हिंदू कोड बिल बनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि यानी कि शादी आप किसी भी तरीके से करो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप तलाक की बात करोगे तो तलाक का पूरे ऑल इंडिया में एक ही प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी के ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं उससे। ये बिल पास नहीं हो पाया, इसमें तो सारी दिक्कतें हुई थी। हिंदू कोड बिल अम्बेडकर के ऊपर, अम्बेडकर ये तो मुद्दा था अम्बेडकर का, है। हाँ, उसके बाद उनकी डेथ हुई है, जब भी तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अपना,
मिनिस्ट्री से। HCV जो है वो सभी धर्मों के लिए है। और सर वो कब पास होगा हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट 1935 नहीं, बल्कि साहब ये बोलोगे जो हिंदू मैरिज एक्ट चलता है वो चलता है 1856 का चलता है, वो पहले से ही। हाँ, वो जो उसमें विडो री मैरिज एक्ट भी है उसमें, ठीक है, और इसका भी चलता है। अभी हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1956 के बाद में दोबारा से इसको लाया गया, इस तरह का प्रोसीजर है। कुछ लोग आर्य समाज में भी तो करते हैं। हाँ, क्या 1935 वो ब्रिटिश टाइम का पीरियड है जिसके अंदर में लाइक जैसे कुछ कानून बनाए गए इंडियंस के थ्रू, तो उन्होंने वो वाला कानून इसमें डाल दिया, बस ऐसा माना गया इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं 1886, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी और यहीं पे एक बड़ा फेमस केस है, इसको आप बोलते हैं शाह बानो का केस, ठीक है, शाह बानो केस। और यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी, जो डिफरेंट सिविल राइट्स थे उनकी बात की, शाह बानो केस, ये बड़ा फेमस मुद्दा है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, शाह बानो केस। इसके बाद में इसमें जो अगली बात आई वो आई 2003 में। हैं बता रहा हूँ, 2003 में आया, जो आपके वो थे प्रेसिडेंट, नाम था उनका अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम से प्रेसिडेंट बने थे ना, तो वो इसके ऊपर एक रिपोर्ट, यूसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर बात की कि किस तरीके से मैरिज एक्ट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने एक रिपोर्ट के ऊपर बात की थी इसमें, तो उसको भी समझेंगे। और इसके ऊपर जो अगला वो आया, सर किस चीज की? शाह बानो, SHAH, शाह बानो अलग है, शायरा बानो अलग है। क्या 2003 वाले में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है UCC, यूनिवर्सल सिविल कोड, इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने बात की कि हाँ यूनिवर्सल सिविल कोड होगा। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई UCC आप फॉर्म करो, फॉर्मेट इसका बनना चाहिए, इसको लागू करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, इसको तैयार करो, जैसे कि एक इक्वलिटी बने। और इसके बाद जाकर के 2016 में जो आपका लो कमीशन है, ठीक है, लो कमीशन इंडिया का, उसने UCC में काम करना स्टार्ट किया। और अभी 2016 हो गया, 17 अभी चल ही रहा है इस बात को लेकर के। और जब ये काम स्टार्ट हुआ चलना और 19 तक जब आया, ठीक है, 19 में दोबारा इलेक्शन हुए और फिर आया कि हम ट्रिपल तलाक ये वाला सब करेंगे, हम यूनिवर्सल सिविल कोड लाएंगे, सब बातें हुई। तो जैसे मैंने बताया था पहले, जो वो क्या कहते हैं बताया था कि भाई हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने अपील डाली, एक अपील की कोर्ट से कि भाई आप जो सरकार है उसे ऑर्डर करो कि सरकार इसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए, ड्राफ्ट बनाए, इसका यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करवाए सरकार, क्योंकि जब वो ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसके अंदर जो लॉज आने चाहिए वो सब लिखित में आ जाएंगे, और जब वो रिटर्न में आ जाएंगे तो उनको हम एक कानून रूप दे सकते हैं, क्योंकि वो ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसका बिल बना कर ले आएंगे और बिल बनाकर पार्लियामेंट में आकर के वो पास हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है शायद 2022 के बाद जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा यूपी का, उत्तर प्रदेश का, फिर इलेक्शन तैयारी होगी 2024 की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 24 के इलेक्शन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा ही बेहतरीन मुद्दा बनेगा और इसके ऊपर जजमेंट आएगा जाएगा। 24 से पहले आ जाएगा। हाँ, तो 24 से पहले इस पर मुद्दा आ जाएगा। मतलब जजमेंट मान लो किसी केस में जजमेंट, क्योंकि जो अपील आई हैं, कुछ क्या होता है कि कुछ ना अपील डाली जाती है, ठीक है, तो वो अपील कुछ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ रिजेक्ट कर देता है। तो अपील डाली गई, उन पर भी तो बात होगी ना, उन पर भी जजमेंट आएगा। जजमेंट आएगा तो उसी के बिहाफ पे ये भी देखेंगे भाई इस बिल में क्या क्या डालना है, ड्राफ्ट जो करेंगे उसको भी देखेंगे, जज करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ अभी होंगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 24 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मुद्दा आपका ये क्लियर हो जाएगा एकदम। और ये ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा, या किस प्रकार से शादी करनी है, कैसे शादी नहीं करनी है, अभी तो इसमें देखना है। इसके फायदे हैं, नुकसान है? भाई मेरे हिसाब से इसके फ़ायदे हैं, मेरे हिसाब से इसके फ़ायदे हैं। और फ़ायदे कैसे, अभी जब इसके बाद जब चर्चा करेंगे आगे सब समझ में आएगा। देखो फ़ायदे का मोटे तौर पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी व्यक्ति से शादी कर रहे हो, कोई संबंध बना रहे हो, ठीक है,
तो नैतिकता ये कहती है कि आप सामने वालों को किसी प्रकार चोट नहीं पहुंचा सकते। भाई ऐसा थोड़ी है कि दो इंसानों की सहमति हुई तो आपने एक संबंध बनाया, शादी की, और अगर एक इंसान को लगा कि नहीं मुझे संबंध कंटिन्यू नहीं करना तो उसने उसका तलाक ले लिया, जिसमें केवल एक जो पुरुष है उसी को एक अधिकार दिया है कि वही तलाक ले सकता, महिला को अधिकार नहीं दिया गया। अगर ऐसा अधिकार आपको देना तो आप दोनों समुदाय को दो, दोनों को दो कि महिलाएं भी कहे तो 3 बार तलाक बोल उसका भी तलाक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की बात तो आ रही है कि या तो आप महिलाओं को पुरुषों से कम समझ रहे हो, और अगर ऐसा है तो फिर आर्टिकल 14 तो उनको मिल ही नहीं रहा, उनको कहाँ से इक्वल जस्टिस और इक्वल टीबी फॉर लॉ, उनका कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस चक्कर में मेरे हिसाब से मानना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका लागू होना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्द से जल्द हो उतना लागू हो। हाँ, अभी भी है ना ट्रिपल तलाक? अभी देखो ट्रिपल तलाक का मुद्दा तो ख़त्म करवा लिया, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। अभी मैं कह रहा हूँ ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो केवल ट्रिपल तलाक नहीं है, ट्रिपल तलाक का बहुत छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है, और वो तब समझोगे जब मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ समझाऊंगा आपको, उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट समझेंगे हम पूरा का पूरा, हिंदू कोड बिल समझेंगे, अगले पार्ट में हम वो करेंगे ना हिस्सा, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी किस हिसाब से आता है, क्या क्या चीज़ इसमें है, वो सब समझ में आएंगे उसके बाद। ठीक है, ये यूसीसी है, ये सिर्फ मैरिजेस के लिए है या मतलब हर चीज़ के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि एलिमनी होगी तो किस हिसाब से होगी। भाई मान लो मुस्लिम लॉ में कह दिया कि 3 महीने की एलिमनी हम दे देंगे, मेंटेनेंस दे देंगे, गुजारा भत्ता दे देंगे, ठीक है, और 3 महीने का भी बहुत ज़्यादा गुजारा भत्ता नहीं होता, 100 या 150 रुपये होता महीने का, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, राउंड फिगर में किया, पकड़ो अपने पैसे, 3 महीने के साथ ख़त्म, 500 रुपये दे दी, चलो कि जा मैं तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अब 500 रुपये लगेगा वो कहाँ जाए, और उसके बाद उसकी जो पूरी ज़िंदगी होगी वो कैसे कटेगी। ठीक है, तो इसमें यह भी कोशिश की जा रही है कि जब कोई पुरुष और महिला डिवोर्स ले ले आपस में, मतलब अलग हो जाए, तो उसके बाद में अगर महिला चाहे दूसरी शादी ना करे, ठीक है, तो जब तक वो जिएगी तब तक उसका पति उसका एक्सपेंसेस यानी उसके खर्चे उठाए। ठीक है, भले पुरुष दूसरी शादी कर ले, लेकिन अगर महिला नहीं करे तो उसका खर्चा वही उठाएगा, क्योंकि उसने उसकी जिम्मेदारी ली है पहले। इसके साथ नुकसान भी तो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। भी होंगे कि पैसे कहाँ जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो भाई आपको बताना पड़ेगा। लोग डिवोर्स ही ले लें हर बात पे। हाँ देखो, मान लो कि डिवोर्स ले ले हर बात पे, तो यही तो कोशिश जाएगी, इतना आसान नहीं किया जाना चाहिए ना डिवोर्स लेने को भी, तभी तो कह रहे कानून के प्रोसीजर से ही डिवोर्स होगा, और कानून का प्रोसीजर डिवोर्स में 2 टाइप का होता है, एक होता है कि सिंपल डिवोर्स ले लो, एक होता है 6 महीने का प्रोसीजर, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंज कीजिएंगे। ये बहुत खतरनाक मुद्दा बनेगा, अभी इतना आसान नहीं है, इसको हमने सोचा कि ऐसा कर देंगे, नहीं, कानून के जो लोग हैं वो भी सोच समझ के बैठे ना कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये 2024 का चुनाव तय करेगा, चुनाव तय करेगा ये मुद्दा। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा अगर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा हैं? देखो, इसका सबसे बड़ा एक नुकसान अगर होगा तो कुछ लोगों की बस धार्मिक आस्था को चोट हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो नुकसान में हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक समुदाय का आपको भला करना है तो एक समुदाय को के हक थोड़े से सीमित करने पड़ेंगे बस, और इसका नुकसान केवल हल्का सा पुरुषों को महसूस हो सकता है, क्योंकि उनको एक आज़ादी थी जो छीन ली गई अचानक से। लेकिन वो आज़ादी क्यों छीनी गई? क्योंकि उनके वजह से दूसरे इंसान को आज़ादी नहीं मिल रही थी, तो उनको तो आज़ादी देनी है ना, उनको आज़ादी कुछ ज़्यादा है और उनको आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको बैलेंस करना है। तो इसका नुकसान कोई नहीं मेरे हिसाब से, मैं तो कहता हूँ इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पास कर देना चाहिए इसको। ये तो उस दौरान मुझे आज ये बात की गई ना कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, पढ़ने का अधिकार मिलेगा, दूसरी शादी का अधिकार मिलेगा, ये सारी बातें ऑलरेडी जब ये हिंदू कोड बिल लेकर के आए डॉक्टर बैठो इसमें डाली गई थी, ठीक है, इसमें डाली गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदर न्यायालय को इसमें बार बार जजमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास में एक लॉ बन के आ जाएगा कि हाँ ये कानून इस बारे में क्या कहता है। फिर महिलाओं को ये नहीं कि अरे उस दौरान हमारे ऑर्डर कर दे, हमारे हक की बात है कि हमें प्रॉपर्टी में अधिकार दो, वो सब नहीं करना पड़ेगा उन्हें, जाकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़नी उनकी, क्योंकि कानून बना देगा, कानून के सिस्टम के अनुसार चीज़ें आसान हो जाएगी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर ये बिल इस टाइम पे पास हो गया होता तो आज ये शाहबानों के, सायरा बानों के सब हो ही नहीं हुए होते, और महिलाओं को जो पढ़ने नहीं दिया था, शादी उनकी मर्जी से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव आएंगी, हर चीज़ में बदलाव होगा इसमें। एक हिंदू कोड बिल वाला ही है, और इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है आपका, ठीक है, जो आपका सिविल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस समझा वो भी स्पेशल, मतलब वो भी पॉइंट्स में आता है इनका, ये सारे मुद्दे इसमें चर्चा में आएंगे।